नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास के सिलेक्टेड प्रश्न को हम लेकर आ रहे हैं जो आपकी बीपीएससी टीयर 3, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। दोस्तों, यहां बस आप 5 ऑप्शन देख के परेशान न होइएगा, क्योंकि आपकी जो मेन चीजें हैं वो सब हैं। बीपीएससी और बीपीएससी टीयर 3 की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये प्रश्न आप देख के जरूर जाइएगा, कई प्रश्न आपको यहां से मिलने की संभावना रहेगी। दोस्तों, तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा कि एक राज्य वास्तव में इस्लामी नहीं हो सकता? ऐसा कहने वाला सुल्तान कौन है? ऐसा कहने वाला सुल्तान कौन है ये आपको बताना है कि ऐसा कहने वाला सुल्तान कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन है भाई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन तुगलक? बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन तुगलक ने ही कहा था कि विचार दिया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हैं कि ये दिल्ली के सल्तनत काल के सभी शासकों में सर्वाधिक शिक्षित था। सर्वाधिक शिक्षित था, है ना? शिक्षित था, ठीक, सर्वाधिक शिक्षित था। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इनमें से किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधों और खनिज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी। अजंता गुफा के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कि यहां से पेड़ पौधे खनिज रंगों से यानी कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति को अपनाया जुड़ा हुआ है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस? विलियम बेंटिंग को जानते हैं। विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। अंग्रेज गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यह प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा दोनों है ये, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ठीक है, इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के नाम से भी जाना जाता है। जॉन लॉरेंस करिए, लॉर्ड लॉरेंस करिए, एक ही है। ठीक है, जॉन लॉरेंस इसका सही उत्तर होगा। स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य नहीं था? स्वराज पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि 1923 में स्थापित हुआ था। इसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया। ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में, है ना? इसका क्या उद्देश्य नहीं था? प्रांतीय परिषद चुनाव में भाग लेने के लिए, ये उत्तर आपका सही है। परिषदों के भीतर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए, यह भी सही है। 1919 के अधिनियम के सफल बनाने के लिए, देखिए 1919 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था, तो उसके अधिनियम को इन लोगों ने सफल बनाने के लिए नहीं किया था। प्रश्न नहीं पूछा है। आपका उत्तर यही तीसरा सही होगा। आपका उत्तर इसमें तीसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम का प्रचार किसने किया?
मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी अहसान उल्लाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जब 1857 की क्रांति हुई तो फैजाबाद का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। वो कौन है? तो ये है मौलवी अहमद उल्लाह साहब थे। मौलवी अहमद उल्लाह साहब जो थे, इन पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा। अंग्रेज इनसे बड़े चिंतित हो गए थे। हालांकि बुंदेलखंड के पास इनको अंग्रेजों ने गोली मार दिया। ये फैजाबाद 1857 के फैजाबाद आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ध्यान रखिएगा, 1938 और 1939 हरिपुरा और त्रिपुरा दोनों में लगातार बैक टू बैक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। लेकिन बाद में 1939 में त्रिपुरा में चुनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना त्यागपत्र दे दिया और उसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया। त्रिपुरी संकट के नाम से जाना गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? यही आपका उत्तर, इसमें आपको इसका उत्तर देना है। ए राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका दीजिए भाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। मद्रास को पट्टे पर कौन सा अंग्रेज अधिकारी ले लिया? सर जॉर्ज ऑक्सिंडन, फ्रांसिस डे, सर टॉमस रो, है ना? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कि जब अंग्रेज अधिकारी की बात करेगा, युद्ध में दो लोग मिलकर तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही है। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रांसिस डे होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? फ्रांसिस डे होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की? प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर दीजिए। फटाक से कमेंट करिए आप लोग, जल्दी कमेंट करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सही उत्तर क्या होगा? प्रवरसेन ने कई अश्वमेध यज्ञ करवाए। इन्होंने लगभग 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक वाजपेय यज्ञ करवाया था। वाजपेय यज्ञ करवाया था। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कराने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रवरसेन प्रथम थे। यही आपका सही उत्तर है। अगला, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने किया, इब्न बतूता ने किया, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। 1333 में भारत की यात्रा किया था और इब्न बतूता ने ही हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के क्षेत्र को कहा था। ठीक, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या गांधी इरविन समझौता 1931 से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर राजी हुई। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति दी। साइमन कमीशन का गठन किया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से
कोई नहीं। नहीं पूछा है नहीं, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 को होता है, जबकि इसमें साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और यह 1928 में भारत आता है। तो ये इसके पहले की घटना है, तो साइमन कमीशन इससे रिलेटेड नहीं है। यही आपका उत्तर सही होगा, यही उत्तर आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना था, बी भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था, सी प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करना था, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था। ठीक, चलिए आगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 को लड़ा गया। हरियाणा के पानीपत के मैदान में किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली, ये पठान था, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, सदाशिव भाऊराव के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इसमें प्रश्न क्या है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? ए इब्राहिम खां गर्दी, नजीबुद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम खां गर्दी। ये मराठों का तोपखाना चलाता था, तोपखाने का प्रमुख था, तोपखाना चलाता था, तोपंची था। ठीक है, तोपंची था। अगला प्रश्न, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? ए पाली, बी मागधी, सी अर्धमागधी, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों, जल्दी इसका उत्तर दीजिए आप लोग, जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धमागधी। अर्धमागधी को ही, अगर अर्धमागधी आपको विकल्प न मिल रहे और प्राकृत दे दे तो आपका उत्तर क्या होगा? सही होगा। उत्तर क्या होगा? सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, अर्धमागधी। चलिए आगे। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था? उचित प्रशासन सुनिश्चित कराने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। ऐसा कहने वाला कौन सा गवर्नर जनरल? ध्यान रखिएगा, अवध का जब विलय हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय उसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट करिए। उसमें सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी था। इसी ने अवध को कुशासन के आरोप में, किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, हालांकि अवध पहले से ही सहायक संधि स्वीकार किया था और अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में थे और अवध में प्रशासन की व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। फिर भी जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया गवर्नर बनकर, इसने क्या किया? निश्चय करके आया था कि अवध पैसा वाला क्षेत्र था, पैसा खूब था। इसने क्या किया? अवध को कहा कि यहाँ पे प्रशासन सही नहीं चल रहा है, इसलिए अवध का इसने क्या कर लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस अधिनियम के तहत? जल्दी कमेंट करिए भाई,
जल्दी कमेंट करिए। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किस स्थिति में? आपातकाल के समय। आपातकाल के समय। और यह कितने महीने तक कार्य में, ये कितने महीने तक लागू रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह के लिए अध्यादेश जारी रहेगा। किस अधिनियम ने कहा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, पटना के मेयर थे, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। अगला, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। उसी के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 12 अगस्त 1565 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी जाती है? अंग्रेजों को। रॉबर्ट क्लाइव ने ले लिया। ठीक, चलिए आगे। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? विष्णु का अवतार मानते थे। ए चैतन्य प्रभु, रामानंद, रामानुज। चलिए भाई बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर इसका दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चैतन्य प्रभु होगा दोस्तों। चैतन्य प्रभु को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। बसीन की संधि 1802 में किसके बीच हुई? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई? जी नहीं। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। 1799 में ये चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया था। अंग्रेज और होलकर के बीच में? नहीं। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, यही सही है, 1802 में। और इसने, पेशवा ने क्या किया? सूरत को अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। और विदेश नीति भी अंग्रेजों ने इससे क्या किया? छीन लिया। और पेशवा बाजीराव को निष्कासित करके मेरठ भेज दिया। मेरठ के बिठूर में भेज दिया, या कानपुर के बिठूर में भेज दिया। ये ध्यान रखिएगा, बिठूर में भेज दिया था। 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इनको बिठूर भेज दिया गया। ऐसा करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। चलिए आगे। किस काल के मंदिर वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? किस काल के मंदिर की वास्तुकला में प्रथम गंगा? परमार वंश, पल्लव वंश या पल्लवी? यहां दे दिए पल्लव वंश, गुप्त। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गुप्त काल। सही उत्तर क्या होगा? गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ए जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी उत्तर बताइए इसका, जल्दी उत्तर बताइए। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? एकमात्र भारतीय। ध्यान रखिएगा, अंतिम और प्रथम दोनों, अंतिम भी और प्रथम दोनों का पूछे भारतीय गवर्नर के रूप में।
भारतीय गवर्नर के रूप में, तो ऐसा कौन था बताइए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, सी राजगोपालाचारी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी होगा, सी राजगोपालाचारी होगा। चलिए आगे, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास प्रथम के छाया चित्र बनाने के लिए भेजा? ईरान के पूरे परिवार का चित्र बना, पूरे परिवार का, है ना, अमीरों का चित्र बना, इसमें अमीरों का चित्र बना। जहांगीर का काल जो होता है यह चित्रकारिता का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकारिता का, चित्रकला का लिख लीजिएगा, चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर न्याय का बड़ा प्रेमी था, न्याय का बड़ा प्रेमी था, न्याय के लिए इसने न्याय की जंजीर लगवा दी थी यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन थे भाई? कौन थे? तो ये बिशनदास थे। कौन थे? बिशनदास थे। ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बिशनदास थे। चलिए आगे, मद्रास में 1888 ईस्वी में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? टी माधवराव, एम जी रानाडे, के एन नटराजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मद्रास में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका भारतीय कांग्रेस का नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन की बात कर रहा है, ये किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा टी माधवराव। टी माधवराव इसका सही उत्तर होगा, टी माधवराव। अगला, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहां खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बी कह रहा है, ए कह रहा है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यहां खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। अब आपको कथन से चुनना है, ए सत्य है, बी असत्य है। ठीक, ए सत्य है और बी सत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं। यही उत्तर आपका क्या है दोस्तों? सही है। यही उत्तर आपका क्या है? सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ, ध्यान दीजिए, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के इसने 12 राजाओं को हराया, है ना। और उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता शासकों के लिए थी। क्या किया? जब उनको हराया तो उनके साथ क्या किया? उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। वे उपहार लाते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से समुद्रगुप्त ने उनके साथ क्या किया? यही आपका प्रश्न है, यही प्रश्न है। इसका सही उत्तर है कि दक्षिणापथ के जिन राजाओं ने हारा, उन सभी ने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त ने कहा कि आपको मैं पुनः शासन करने के लिए क्या दे रहा हूं? अनुमति दे रहा हूं। ठीक है ना? ठीक, चलिए आगे। इसमें तो उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। वे उपहार लेते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। दरबार में उपस्थित, उपहार तो भेजते थे लेकिन दरबार में उपस्थित नहीं होते थे। अच्छा, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चलिए उत्तर सही है आपका। चलिए नेक्स्ट। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ?
ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1911 और 1913 में हुई। 1913 का सर्वमान्य है, अस्थायी रूप से था। सबसे पहले इसमें कहाँ किया था इन्होंने? सूरत में किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सूरत जिसमें होगा पहले वही सही होगा, यही सही है। सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यही इनका क्या है? केंद्र था, यही केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट है, 3 जगहों पे था। कहां था? सूरत, मद्रास और कलकत्ता। कलकत्ता, ठीक है। चलिए आगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, प्रश्न बड़ा अच्छा है। महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में थी। ठीक है, सही है। महलवारी बंगाल के प्रेसिडेंसी में थी, ये सही है, उत्तर पश्चिम प्रांतों में। और जब आप दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण भारत में मद्रास में जब आप जाएंगे, तो मद्रास में जो है वहां रैयतवाड़ी थी। ये ध्यान रखिएगा, वहां रैयतवाड़ी थी। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। हाँ, महलवारी व्यवस्था, ये भी सही है। महलवारी में गांव का मुखिया हर व्यक्ति से क्या करता था? कर वसूल करके, इकट्ठा करके अंग्रेजों को देता था। सही है। जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया गया था। मद्रास में रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि यहाँ पे किसान सीधे अंग्रेजों को लगान देते थे। दोनों सही है, दोनों सही है। इसमें देखिए, केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता नहीं, केवल बी तो नहीं होगा। ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, यही उत्तर आपका सही हो रहा है। लेकिन आगे देख लें, ना तो एक ना ही बी, नहीं ये तो नहीं होगा। हाँ, ये दूसरा उत्तर आपका सही है, दूसरा उत्तर आपका सही है। चलिए आगे, शिवाजी से संबंधित घटनाओं का क्रम। अच्छा, हाँ, शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक 1774 में हुआ था, 1774 में। सूरत की लूट 1764 में हुआ था। कर्नाटक पर आक्रमण 1777, चूंकि उसके बाद ये अंतिम लगभग आक्रमण था इनका। हाँ ठीक है। और पुरंदर की संधि, पुरंदर विजय कब थी? तो 1746 में। हाँ, 1746। ठीक है। राज्याभिषेक 74 में हुआ। सूरत की पहली लूट 1764 में हुआ। 6 दिनों तक इसको लूटा, सूरत को 6 दिनों तक लूटा, खूब जम के लूटा। ठीक है। कर्नाटक पर आक्रमण 1777 में किया, लगभग 60,000 सैनिकों के साथ, 40-60, हाँ लगभग 60,000 सैनिकों के साथ। ठीक। पुरंदर दुर्ग पर विजय सबसे पहले इन्होंने थी, है ना। हालांकि सबसे पहला बचपन 13-14 साल में इन्होंने तोरणा किले को जीत लिया था, तोरणा किले को जीता था सबसे पहले। लेकिन पुरंदर दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए पुरंदर वाला ज्यादा पूछा जाता है। तो अब आइए लगा लेते हैं। तो 1746 पहले आना चाहिए। डी किसमें पहले है? अच्छा, डी इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा ठीक, ये तो नहीं होगा तीसरा। डी के बाद 46 बाद कौन सा आएगा? 64। डी बी किसमें है? डी बी यहाँ पे भी है। चलिए अच्छा, 64 के बाद 74 आएगा, ए। अच्छा, ए आ गया, यही उत्तर सी है। ए के बाद सी, डी बी ए सी, यही उत्तर आपका सही होगा। यानी दूसरा उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। दूसरा उत्तर आपका क्या होगा? सही होगा। अगला, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर हुआ? आजादी के बाद 1956 में पहली बार किसके आधार पर हुआ? भाषाई आधार पे, धार्मिक, आर्थिक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, बड़ा आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा भाषाई आधार पर। और भाषाई आधार पर पहला कौन बना? आंध्र प्रदेश, यानी हैदराबाद आंध्र प्रदेश था। ठीक है। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर अंग्रेजों का सहयोग भारतीय न करें तो उनका शासन अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था। भारतीय बड़े ही क्या कहें उनको, जान दीजिए, हम भी खुद भारतीय हैं, है ना।
वो लोग सहयोग करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। तो ये इस बारे में उन्होंने कब लिखा, किस किताब में लिखा? ए हिंद स्वराज, बी कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, सी ग्राम स्वराज यानी विलेज स्वराज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा हिंद स्वराज। इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंद स्वराज। ठीक, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, नलिनी सेनगुप्ता, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए भाई बताइए, बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यहां पे पहली अगर भारतीय दिया होता, भारतीय महिला पूछता, तब तो सरोजनी नायडू हो जाती। 1925 में सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय, कट नहीं ना रहा है, प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक, फिर उसके बाद 1933 में बंगाल की नलिनी सेनगुप्ता, नलिनी सेनगुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आजादी से पूर्व अगर पूछे कि कितनी महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो केवल यही 1, 2 और 3 थी। इंदिरा गांधी तो भाई बाद में थी, स्वतंत्रता के बाद थी, तो इंदिरा गांधी का इसमें नाम नहीं लिया जाएगा। ये 3 लोग थे, 1917, 1925, 1933। अगर आप ध्यान देंगे तो इन तीनों लोगों में 8-8 वर्ष का डिफरेंस है। 1917 25, 25 8, 33। एनी बेसेंट प्रथम महिला, ये विदेशी थी लेकिन महिला के रूप में पहली थी। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में था, 1933 नलिनी सेनगुप्ता। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई किस कांड के तहत या किस घटना के बाद? लाहौर षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन डकैती, चटगांव शस्त्रागार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है एट डाउन ट्रेन को इन लोगों ने, काकोरी ट्रेन डकैती को 1925 में इन्होंने लूट लिया था, जिसके कारण इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। अगला, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, नेशनल हेराल्ड, इंडियन ओपिनियन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेशनल हेराल्ड तो अभी बाद में भी खूब चर्चा में रहा है, जवाहरलाल नेहरू इन लोगों ने किया था, ये बाद में था बहुत, है ना। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इंडियन ओपिनियन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इतिहास के बेहतर से बेहतर आप अपने परीक्षा में इतिहास के प्रश्नों को करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको दावा देता हूं कि बेहतर प्रश्नों को हम कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में हूबहू इसी तरह से पूछे जाते हैं और यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।